फ्रेंड्स, वेलकम टू डेफ एक्सप्लेनर। आज की वीडियो में जो मूवी एक्सप्लेन करेंगे वो 2022 में आई मूवी नो एग्जिट है। नो एग्जिट मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की डार्बी दिखाई जाती है जो कि एक ड्रग एडिक्ट होती है। अपनी इसी आदत की वजह से वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में मौजूद होती है। डार्बी वहाँ मौजूद अपने ग्रुप से बातें कर रही होती है कि उसे एक कॉल आती है। वो जब कॉल सुनने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि वो कॉल हॉस्पिटल से आई थी। हॉस्पिटल वाले उसे बताते हैं कि तुम्हारी मदर बहुत ज्यादा बीमार है और आज रात उनका ऑपरेशन है, इसलिए तुम और तुम्हारी बहन वहाँ आ जाओ। हॉस्पिटल वाले उसे कहते हैं कि वो ये बात अपनी बहन को भी बता दे। डार्बी अपनी बहन को जब कॉल करने लगती है तो वहाँ पर सेंटर का स्टाफ आ जाता है, उसे कॉल करने से मना करता है। वो उनको समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात पे यकीन नहीं करते। डार्बी एक ड्रग एडिक्ट होती है। उसके बाद डार्बी रात को अपनी फ्रेंड से फोन लेकर अपनी बहन को कॉल करती है, उसे सब बताती है। उसकी बहन कहती है कि वो आना तो चाहती है लेकिन वो काम में बहुत ज्यादा मसरूफ है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकेगी। फिर डार्बी खुद ही अपनी मदर के पास जाने का इरादा करती है। रात के वक्त वहाँ से चुपके से निकलती है। डार्बी सेंटर से निकलते हुए अपने साथ एक कार भी ले लेती है। डार्बी जब जा रही होती है तो रास्ते में उसको एक फ्लैशबैक आता है कि कैसे उसने एक दफा ड्रग की बहुत ज्यादा ओवरडोज ले ली थी। उसके बाद डार्बी के पास एक पुलिसमैन आता है और उसको बताता है कि तुम आगे नहीं जा सकती, बहुत ज्यादा तूफान है जिसकी वजह से आगे रास्ते ब्लॉक हैं। यहाँ करीब एक विजिटर सेंटर है, तुम चाहो तो वहाँ पे रात गुजार सकती हो। डार्बी जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए वो जाने के लिए मान जाती है। डार्बी जब लोकल विजिटर सेंटर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ और भी विजिटर्स मौजूद हैं। उन विजिटर्स में एक लड़का ऐश, उसका साथी लार्स और एक कपल मौजूद होता है। कपल में हस्बैंड सोल्जर होता है और उसकी वाइफ नर्स। डार्बी उन लोगों से बात करके अंदर कमरे में जाती है। वो अंदर जाकर अपने फोन पर कुछ मैसेजेस करती है लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से वो मैसेजेस नहीं जाते, इसलिए वो बाहर सिग्नल्स की तलाश में आती है। वो बाहर सिग्नल ढूंढ रही होती है तो उसे कुछ अचानक आवाज आती है। जब गौर करती है तो वो आवाज एक वैन में से आ रही होती है। डार्बी वैन के शीशे पर से बर्फ हटाती है तो अंदर देखती है कि एक बच्ची होती है जिसको किसी ने किडनैप किया होता है। उस बच्ची को किसी ने बांधा होता है। डार्बी वैन को खोलने की बहुत कोशिश करती है। डार्बी उस बच्ची को बचाने के लिए वैन को कई बार खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसे वैन नहीं खुलती, वो वैन लॉक होती है। अचानक डार्बी को ख्याल आता है कि वो वैन अंदर मौजूद विजिटर्स में से ही किसी की होगी और उन्हीं में से किसी ने उस बच्ची को किडनैप किया है। उस बच्ची को यकीन दिलाती है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उसके बाद डार्बी उस वैन के नंबर प्लेट की एक पिक लेती है। डार्बी अपनी कार में बैठती है खुद को नॉर्मल करने के लिए, लेकिन अचानक वहाँ पर वो सोल्जर आ जाता है। सोल्जर वहाँ फोन के सिग्नल्स के लिए आया होता है। वो डार्बी को देख के पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। डार्बी कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। वो अंदर आकर एकदम नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करती है कि उसने कुछ नहीं देखा। वो सब अंदर मौजूद होते हैं तो वो सोल्जर मशवरा देते हैं कि क्यों ना हम सब लोग मिलकर कार्ड्स खेलें। तो वो सब लोग मिलकर कार्ड्स खेलने लगते हैं। डार्बी उनके साथ कार्ड्स खेलते हुए काफी सारे सवालात पूछने लगती है। वो सवालात को एकदम आम अंदाज में पूछ रही होती है, जैसे कि वो लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। वो चाहती थी कि वो पता लगा सके कि वो वैन किसकी है। वो बातों बातों में पूरी गेम में ये जान लेती है कि वो वैन किसकी है। उसे पता चलता है कि वो किडनैपर ऐश का दोस्त लार्स है और ये वैन भी लार्स की है। डार्बी को जब किडनैपर का पता चलता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वह अपने कमरे में आके पुलिस को कॉल करती है। वो पुलिस के लिए काफी सारे मैसेजेस छोड़ती है लेकिन चूंकि वहाँ सिग्नल्स नहीं होते जिसकी वजह से वो मैसेजेस नहीं जाते। उसके बाद डार्बी वहाँ मौजूद एक रास्ते से बाहर निकलती है, बाहर वैन में आती है और उस बच्ची को छुड़ाने की कोशिश करती है। डार्बी उस बच्ची की रस्सियां खोलने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक वहाँ से किडनैपर आ जाता है। डार्बी किडनैपर को देखकर वैन में ही छुप जाती है। उसके बाद किडनैपर उस बच्ची से कहता है कि परेशान मत हो, एक बार हम अंकल के पास पहुंच जाएंगे भी सब ठीक हो जाएगा। वो उसे कहता है कि तुम्हें खाना भी तो खाना होगा, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। किडनैपर जब वहाँ से जाने लगता है तो जाने से पहले वो देखता है कि वहाँ मौजूद शीशे पर जो उसने कार्डबोर्ड लगाया था वो उस बच्ची ने हटा दिया है। वो उस बच्ची पर गुस्सा करते हुए कार्डबोर्ड वापस लगा देता है। वो बच्ची से आगे कहता है कि अब तुम्हें कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ, अगर तुम यहाँ से हिलना मत। ये कहता हुआ किडनैपर वहाँ से चला जाता है। किडनैपर के जाने के बाद डार्बी उठती है और उस बच्ची को तसल्ली देती है और बच्ची को बताती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर वापस आऊंगी। उसके बाद यहाँ से डार्बी चली जाती है। डार्बी वहाँ से उसी रास्ते से अंदर आती है जिस रास्ते से वो गई होती है। उसके बाद दूसरी तरफ किडनैपर यानी लार्स वहाँ से कुछ खाना उठाता है और अपनी पॉकेट में डालकर बाहर जाने लगता है। तो सोल्जर उससे पूछता है कि वो इतनी ठंड में बाहर क्यों जा रहा है। इस पर किडनैपर कहता है कि उसका फोन वैन में रह गया है, वो अपना मोबाइल लेकर अभी वापस आता है। किडनैपर जब वैन का दरवाजा खोलने लगता है तो उसकी चाबियां नीचे गिर जाती हैं। तो चाबियां उठाने के लिए जब से झुकता है तो वहाँ पे वो पाँव के निशान देखता है। वो देखता है कि ये पाँव के निशान तो उसी विजिटर हाउस से आ रहे हैं। तब उसे पता चलता है कि किसी को इस बच्ची के बारे में पता चल गया है। दूसरी तरफ डार्बी जब वॉशरूम में होती है तो ऐश उससे आके पूछता है कि डार्बी क्या तुम अंदर हो। तो फिर डार्बी दरवाजा खोल देती है। उस वक्त किडनैपर भी वहाँ आ जाता है लेकिन जब वो उनको एक साथ देखता है तो वहाँ से चला जाता है। डार्बी ऐश को सब बताती है कि तुम्हारे दोस्त ने एक लड़की को किडनैप किया हुआ है और वो उसकी वैन में है, हमें उस लड़की की मदद करनी होगी। इस पर ऐश उसे कहता है कि क्या तुमने इस बात का जिक्र किसी और से किया। तो इस पर वो बोलती है कि नहीं, उसने ये बात अभी किसी को भी नहीं बताई। उससे कहता है कि क्या तुमने पुलिस से कांटेक्ट किया। तो वो बोलती है कि उसने फोन करने की कोशिश की थी लेकिन सिग्नल्स नहीं थे। इसके बाद डार्बी उसे मशवरा देती है कि क्यों ना हम उस सोल्जर से मदद लें, वो सोल्जर है, हो सकता है कि उसके पास गन भी हो तो हम उससे मदद लेकर बच्ची को बचा सकते हैं। इस पर ऐश कहता है कि जरूरी नहीं कि उसके पास गन हो, हमें उस सोल्जर की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। ऐश कहता है कि हमें खुद ही कुछ करना चाहिए। वो फिर इधर उधर कोई वेपन ढूंढने लगते हैं और उनको एक वेपन मिल जाता है। ऐश से बात करने के बाद डार्बी दोबारा वैन की तरफ जाती है
वो वैन में जाकर उस बच्ची से मिलती है और उसको छुड़ाने की कोशिश करती है। आपकी बार डार्बी अपनी कोशिशों में काफी हद तक कामयाब हो जाती है। वो उस बच्ची की रस्सियां खोल देती है। इस पर वो बच्ची उससे पूछती है कि क्या वो दोनों अंकल चले गए। इस बात पर डार्बी बहुत हैरान होती है क्योंकि उसे लगता है कि किडनैपर सिर्फ एक ही है। इसके बाद उसको पता चलता है कि ऐश और लार्स एक साथ मिले हुए हैं और दोनों दोस्तों ने मिलकर इसको किडनैप किया है। इस बात पर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वहाँ ऐश अपने दोस्त लार्स पर गुस्सा कर रहा होता है। उसको कहते हैं कि तुम काम ठीक से नहीं कर सकते थे, डार्बी को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। इसके बाद वो दोनों ये फैसला करते हैं कि वो डार्बी को मार देंगे। वो जब वहाँ आके देखते हैं तो डार्बी वहाँ से भाग चुकी होती है। लोग दोबारा विजिटर सेंटर के अंदर आते हैं। डार्बी तब तक अंदर आ चुकी थी उसी रास्ते से वो पहले आई थी। उसके बाद ऐश उस पर गन दान लेता है। दूसरी तरफ लार्स जब अंदर जाता है तो उससे देखकर वो सोल्जर बोलता है कि मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। सोल्जर लार्स को लेके बहुत ज्यादा मशकूक हो रहा होता है मगर वो इस बात का जिक्र लार्स से नहीं करता। उसके बाद वो लार्स से पूछता है कि क्या तुमने डार्बी को देखा है। इस पर वो मना कर देता है कि उसने डार्बी को नहीं देखा। तो खुद ही डार्बी को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। उसके बाद जब वो सोल्जर बाहर जाता है तो वो भी वहाँ पे उस वैन को देखता है। उसे भी वो वैन बहुत मशकूक लगती है। वो भी उस वैन को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे भी नहीं खुलती क्योंकि वो लॉक होती है। दूसरी तरफ ऐश डार्बी को धमका रहा होता है कि मैं तुम्हें भी यहीं पे गोली मार दूंगा अगर तुमने हमारे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो। हम उस बच्ची को मारेंगे नहीं, हमने उसको सिर्फ पैसों के लिए अगवा किया है। इस बच्ची के वालिद बहुत अमीर हैं, हम उनसे पैसे लेके इस बच्ची को सही सलामत वापस छोड़ देंगे। इस पर डार्बी उसे कहती है कि वो बच्ची बहुत बीमार है, उसे मेडिसिन की जरूरत है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि डार्बी के मोबाइल में मैसेज आता है। जब वो देखता है तो वो मैसेज डार्बी की बहन ने किया होता है। इस बात से उसे पता चलता है कि डार्बी ड्रग एडिक्ट है और उसकी मदर की डेथ हो गई है। जब डार्बी को ये बात पता चलती है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है, इस बात पर वो बहुत ज्यादा दुखी होती है लेकिन वो फिर भी सोचती है कि वो इस बच्ची को जरूर बचाएगी। इसी दौरान में ऐश डार्बी से उसके फादर के बारे में पूछता है। बताती है कि उसके फादर इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर ली थी। उसी वक्त वहाँ पर नर्स आ जाती है। नर्स को देखकर वो दोनों बहुत नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। नर्स को देखकर ऐश वहाँ से चला जाता है और डार्बी एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगती है। इस पर नर्स उसे पूछती है कि आर यू ओके। वो बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद वो दोनों बाहर आके बैठ जाते हैं। ये सब लोग बातें करने लगते हैं। उसके बाद सोल्जर भी डार्बी से उसके फादर के बारे में पूछता है। इस पर डार्बी बताती है कि उसके फादर एक शूटर थे लेकिन ऐश यहाँ पर उसकी फादर की सुसाइड वाली बात सबको बता देता है। अभी वो बातें कर रहे होते हैं कि डार्बी बाहर देखती है कि वो बच्ची वैन से बाहर निकल आई है। वो जब ये चीज खिड़की से देख रही होती है तो ये चीज किडनैपर भी देख लेता है। वो अपने साथी को इशारा करता है कि वो बाहर जाए। उसके बाद उसका साथी उठ के बाहर चला जाता है उस बच्चे के पीछे। दूसरी तरफ डार्बी उठ के अंदर आ जाती है। ऐश भी डार्बी के पीछे जाता है, उसे मारने की कोशिश करता है। उसे मारने वाला होता है लेकिन फिर रुक जाता है। वहीं उसका साथी आ जाता है। किडनैपर का साथी आके उसको बताता है कि वो बच्ची वहाँ से पहाड़ों में भाग गई है, हमारे बुलाने से वो वापस नहीं आएगी, उसे कहीं कुछ हो ना जाए क्योंकि उन्होंने उसके फादर से बहुत बड़ी रकम लेनी होती है। वो कहते हैं कि हम उसे बुलाएंगे भी तो वो नहीं आएगी। इस पर ऐश कहता है कि लेकिन अगर डार्बी उसे बुलाएगी तो वो जरूर आएगी। तो वो डार्बी को लेकर वहाँ पहाड़ों में चले जाते हैं ताकि वो जाके उस बच्ची को बुलाया वो वापस आ जाए। जब वो लोग पहाड़ों पर मौजूद होते हैं तो डार्बी को पता चलता है कि वो दोनों आपस में भाई हैं और वो जिस अंकल की बात कर रहे थे वो उसके लिए काम करते हैं। उसने इन दोनों भाइयों को अडॉप्ट किया हुआ था और वही सारे काम उसके कहने पर करते हैं। ये सब सुनने के बाद डार्बी वहाँ से भागती है। वो वहाँ से भागती है तो वो लोग उस पर गोली चला देते हैं लेकिन वो गोली डार्बी को नहीं लग पाती और वो बच के भाग जाती है। दूसरी तरफ सोल्जर को जब गोली की आवाज आती है तो वो बाहर जाता है। वो बाहर जाता है तो उसे वो बच्ची मिलती है। वो लोग उस बच्ची को उठा के अंदर ले आते हैं। नर्स उस बच्ची को देखती है तो बताती है कि ये बहुत ज्यादा बीमार है, इसको मेडिसिन की जरूरत है, इसको एक खास किस्म की बीमारी है, अगर इसको मेडिसिन ना मिली तो ये मर जाएगी। अचानक वहाँ पर डार्बी भी आ जाती है जो वहाँ से भाग कर आई होती है। वो अंदर आने के बाद उन लोगों को सब कुछ बताती है। अभी वो उनको बता रही होती है कि वहाँ से ऐश और लार्स भी आ जाते हैं। वो दोनों किडनैपर्स बाहर मौजूद होते हैं तो सोल्जर वो दरवाजा बंद कर देता है और उसके आगे कर्टेन डाल देता है। इस पर दोनों किडनैपर्स उसे बताते हैं कि हमारे पास इस बच्चे की दवाई है, अगर तुमने हम लोग को अंदर नहीं आने दिया तो बच्चे की दवाई नहीं देंगे और इस पर वो बच्ची मर जाएगी। इस पर नर्स उसे बताती है कि वो लोग सच कह रहे हैं, उनके पास सच में बच्ची की दवाई है, अगर इस बच्ची को दवाई नहीं मिली तो ये वाकई मर जाएगी। इस पर डार्बी उन्हें बताती है अगर तुम लोग चाहो भी तो यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि तुम लोग की वैन की चाबियां मेरे पास हैं। इसके बाद वो दोनों चेक करते हैं तो उनके पास वाकई चाबियां नहीं होती और उसके बाद डार्बी और वो सोल्जर उन्हें कहते हैं कि अगर तुम लोग हमें मेडिसिन दे दो तो हम लोग को चाबियां दे देंगे और तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो। लेकिन इस पर वो दोनों किडनैपर्स नहीं मानते। वो वहां से जाते हैं और अपनी वैन में से पेट्रोल लेकर आते हैं। वो पेट्रोल उस पूरे सेंटर पर छिड़कने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमारे आग में एक जलती हुई तीली है, अगर तुम लोगों ने हमें उस बच्ची को नहीं दिया तो हम तुम लोगों को यहाँ पे आग लगा देंगे। इस पर वो नर्स बहुत ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि ये लोग हमें जला देंगे, तुम दरवाजा खोल दो। लेकिन सोल्जर और डार्बी नहीं मानते। उसके बाद वो लोग वहाँ पर कुछ वेपन इकट्ठे करने लगते हैं। इस पर डार्बी उन्हें बताती है कि उनके किडनैपर्स के पास गन भी है, इसलिए हमें बहुत एहतियात से काम करना होगा। अभी ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि अचानक उस बच्ची को होश आ जाता है। वो बच्ची होश में आते ही नर्स को पहचान लेती है और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि ये नर्स उस बच्ची के लिए काम करती थी, ये उस बच्ची की नर्स थी, लेकिन ये बच्ची
बच्ची उस नर्स को बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी और उसको अक्सर वीडियोस बना के बेइज्जत भी किया करती थी। और इन सब में नर्स भी शामिल है और नर्स ने इन दोनों लोगों के साथ मिलकर इस बच्ची को किडनैप किया होता है। उसके बाद नर्स जब सोल्जर को सब कुछ बताती है तो वो अपनी बीवी से कहता है कि तुमने ये सब कुछ आखिर क्यों किया। तो वो बताती है कि हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी, हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। तो इस पर सोल्जर कहता है कि हम कुछ भी कर लेते, मैं कुछ ना कुछ करके पैसे कमा लेता, तुम्हें इस तरह बच्ची को अगवा करने की जरूरत नहीं थी। इस पर नर्स अपने हस्बैंड को कहती है कि हमने सिर्फ इस बच्ची को किडनैप किया है, हम इस बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और इसके बदले में इसके फादर से बहुत सारे पैसे लेंगे। और उसके बाद वो दरवाजा खोल देती है ताकि वो किडनैपर्स अंदर आ जाए और वो डार्बी की आंखों में पेपर स्प्रे कर देती है ताकि वो किडनैपर्स अंदर आ जाए और बच्ची को ले जाए। इतनी देर में किडनैपर्स भी अंदर आ जाते हैं। वो अंदर आते ही सब पर गन पॉइंट कर लेते हैं और वो मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन जब नर्स बच्ची को लगाती है तो बच्ची ठीक हो जाती है। नर्स अपने हस्बैंड सोल्जर को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि तुम भी हमारे साथ मिल जाओ, मिलकर इस बच्ची के फादर से बहुत सारे पैसे लेंगे, लेकिन सोल्जर नहीं मानता। उसके बाद वो किडनैपर्स आके उनसे पूछते हैं कि हमारी चाबियां कहाँ हैं। इस पर वो सोल्जर कहता है कि वो चाबियां मेरे पास हैं, लेकिन नर्स बता देती है कि चाबियां इसके पास बिल्कुल भी नहीं है, चाबियां उसने डार्बी को दे दी थी और चाबियां डार्बी ने यहीं छुपाई हुई हैं। उसके बाद सोल्जर डार्बी को कहता है कि तुम इनको चाबियां बिल्कुल भी मत देना किसी भी कीमत पर। सोल्जर की ये बात सुनकर ऐश को गुस्सा आ जाता है और वो सोल्जर को वहीं पर शूट कर देता है। जब वो सोल्जर को शूट कर देता है तो ये देखकर नर्स को बहुत ज्यादा दुख होता है। उसके बाद नर्स ऐश के साथी पर पेपर स्प्रे कर देती है क्योंकि उसने उसके हस्बैंड को गोली मारी होती है। ऐश डार्बी से बार बार चाबियों के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन डार्बी बिल्कुल भी बता नहीं रही होती, इसलिए वो डार्बी के हाथ को नेल गन से शूट करके दीवार में लगा देता है। डार्बी के हाथ में बहुत ज्यादा पेन होने लगती है, जबकि किडनैपर का साथी उस नर्स को भी शूट कर देता है और वो भी यहीं मर जाती है। किडनैपर अपने भाई को वहां से मुंह धुलवाने के लिए ले जाता है क्योंकि उसकी आंखों में उसने जो पेपर स्प्रे किया होता है उससे उसको जलन हो रही होती है। डार्बी अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और उसको बहुत दर्द हो रही होती है। वो हाथ उसे बाहर नहीं निकल रहा होता। इस पर वो उस बच्ची को एक हैमर पास करने को कहती है। वो बच्ची उसे हैमर पास करके देती है, लेकिन वहीं से किडनैपर्स आ जाते हैं, इसलिए वो उस हैमर को छुपा देती है। किडनैपर्स वहां आके उसे पूछते हैं कि तुम हमें बता दो कि वो चाबियां कहाँ हैं, तो हम तुम्हारी जान छोड़ देंगे। इस पर वो डार्बी को एक मैसेज दिखाते हैं। वो मैसेज होता है जो डार्बी ने पुलिस को किया होता है, लेकिन उस वक्त सिग्नल नहीं थी तो वो नहीं गया होता, लेकिन अब वो पहुंच गया था और पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आने वाली थी। इसलिए किडनैपर्स उसे कहते हैं कि तुम हमें जल्दी से चाबियां दे दो वरना हम इस बच्ची के हाथ को भी नेल गन से शूट करके यहाँ दीवार में लगा देंगे। इस पर वो बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। ऐश का साथी भी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन ऐश अपने साथी की बात भी नहीं मानता और वो कहता है कि वो इन दोनों को गोली मार देगा। इस पर डार्बी बिलाखिर उन्हें बता ही देती है कि वो चाबियां कहाँ हैं। ऐश जब ये चाबियां लेने जाता है तो वो गन अपने भाई को दे जाता है और कहता है कि तुम इनको हिलने मत देना। ऐश के जाने के बाद डार्बी उस बच्ची को इशारे से कहती है कि तुम जाके वो लाइट्स बंद कराओ। वो बच्ची को बहुत डर तो लग रहा होता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके जाती है। जब वो बच्ची उठती है तो वो किडनैपर उसे कहता है कि तुम अपनी जगह पे ही बैठ जाओ, लेकिन वो बच्ची फिर भी हिम्मत करके आगे जाती है। किडनैपर उसे मारने ही वाला होता है कि वो बच्ची लाइट्स बंद कर देती है। लाइट्स के बंद होते ही डार्बी हैमर की मदद से अपने हाथ से वो कील निकाल लेती है। इसके डार्बी उसी हैमर से उस किडनैपर पर वार करती है। उसके बाद ऐश भी वहां पर आ जाता है। जब वो ऐश वहां पर आता है तो डार्बी ने उसके दोस्त पर गन पॉइंट की होती है, कह रही होती है कि उसके भाई को मार देगी, लेकिन उसी वक्त बच्ची भी आकर वहां पर नेल गन से फायर कर देती है, जिसकी वजह से एक कील ऐश के भाई के सर में भी लग जाता है। वो अपने भाई के सर से वो कील निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि एक चीज पर फिसल के उसका भाई नीचे गिर जाता है। उसके भाई के गिरते ही वो कील उसके भाई के सर के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसके भाई की वहीं पर डेथ हो जाती है। अपने भाई के मरने के बाद ऐश बहुत ज्यादा दुखी होता है और उसके बाद वो गन लेकर भाई दोनों को मारने के लिए आता है। इतनी देर में डार्बी अपनी कार में बैठ के उस बच्ची को लेकर भागने वाली होती है। आगे जा ही रही होती है कि ऐश उसकी गाड़ी पे शूट कर देता है और उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और वो गाड़ी एक जगह जाके क्रैश हो जाती है। उसके बाद ऐश गन लेकर डार्बी को शूट करने वाला होता है कि इतनी देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आते ही ऐश को सरेंडर करने के लिए कहती है और ऐश को शूट कर देती है। ऐश जख्मी हो जाता है। ये देखकर पुलिस को लगता है कि डार्बी एक क्रिमिनल है और उसने एक इनोसेंट इंसान पर गोली चलाई है, इसलिए पुलिस डार्बी को शूट कर देती है, लेकिन डार्बी इस गोली से सिर्फ जख्मी होती है। इतनी देर में ऐश उठने और अपने पास पड़ी गन से पुलिसमैन को शूट कर देता है। पुलिस को शूट करने के बाद ऐश जब डार्बी को शूट करने वाला होता है तो वो देखता है कि गन में तो मजीद गोलियां ही नहीं है। तो डार्बी पर हमला करने लगता है कि डार्बी वहाँ से स्क्रू ड्राइवर उठाकर उसके गले में डाल देती है, जिसकी वजह से उसी वक्त ऐश की मौत हो जाती है। ये सारा कुछ वहाँ बैठी बच्ची भी देख रही है। उसके बाद डार्बी वहाँ पर पुलिस वाले का रेडियो उठा लेती है और वहाँ अपने लिए मदद मंगवाती है। दोबारा में कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डार्बी दोबारा से उस रिहेबिलिटेशन सेंटर में मौजूद होती है और उसके सामने काफी सारी ड्राइंग्स भी होती हैं जो कि उस बच्ची ने बनाई होती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वो अभी भी उस बच्ची से कांटेक्ट में है। उसके बाद वहाँ पे डार्बी से मिलने उसकी बहन आती है। अपनी बहन को देखकर डार्बी बहुत ज्यादा खुश होती है और इमोशनल भी। और यहीं पर उस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।